कि 220 में से आप अपनी उम्र को निकालेंगे, तो जितनी भी आप निकालेंगे वो आपकी क्या है, वो आपकी होगी MHR। मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक आप लोग 25 साल से लेकर 28 साल की रेंज में है। ठीक है, तो आपकी 195 जो है या 193 जो है 192 जो है, ये आपकी MHR होगी। अब जो अप टू 60% है MHR का, ये रूल है, ये एक कानून है। ये रिकवरी जोन आप 60% तक, 60% तक या उससे नीचे नीचे, ठीक है, तो 60% से नीचे नीचे आपको 60% ऑफ MHR से मुराद कि आपका 195 का जो 60% है, अब जितना बनेगा आप उस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं। 195 का या 190 का 60% जितना भी बनता है वो आपको पता है। अब यहाँ पर आपने रूटीन वाली जो है अपनी हार्ट रेट का नहीं करना कि आपकी 72 या 100 है, आपने अपनी MHR का 60% बताना है। जो आपकी MHR का 60% है, अगर उससे नीचे नीचे आप रहते हैं तो आपका रिकवरी जोन है, कि आप अपनी उसकी जो ट्रेनिंग जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी इंटेंसिटी जो है वो आप 60% तक रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप रिकवरी जोन में है। आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस नहीं हो रही। अगर आप ये देखते हैं कि वो 60% से ऊपर होती है, कुछ 60% हो जाती है, उससे ऊपर होती है, तो ये क्या होता है, ये एरोबिक थ्रेशोल्ड। बिलो दिस देयर इज नो ट्रेनिंग इफेक्ट। यहाँ पर आके थोड़ा सा आपका एरोबिक थ्रेशोल्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एरोबिक क्या होता है, अब आपको ये पता है कि एरोबिक होता है विद ऑक्सीजन, वो एक्सरसाइज लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, उसके लिए आप अपने आप को हल्का फुल्का तैयार करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 60 to 80%, जो तीसरे नंबर वाली जो है लाइन आप देखिए, तो 60 to 80% अगर आप अपने MHR पे काम करें, तो ये क्या होता है, दी एरोबिक ट्रेनिंग जोन, मतलब इम्प्रूव एरोबिक फिटनेस। यहाँ पर आपका इस रेंज में आके आपकी एरोबिक फिटनेस जो है इम्प्रूव होना शुरू होती है। ऊपर क्या है, वो एरोबिक थ्रेशोल्ड पे शुरू होता है, लेकिन इससे नीचे कोई ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसे 80 to 90% ले जाएं, तो एन एरोबिक थ्रेशोल्ड जोन, मतलब कि आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट चेंजिंग फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक, जो आपकी सारी जो एरोबिक जो है फिटनेस की मामला थे, वो डायरेक्ट एनारोबिक में चेंज हो गया है, क्योंकि आपने उसकी इंटेंसिटी को हाई कर दिया है। ठीक है जी, तो ये मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि 80 to 90% MHR पे कौन सा ट्रेनिंग ट्रेनिंग थ्रेशोल्ड होता है, तो आप बताएंगे एनारोबिक थ्रेशोल्ड जोन है, जो कि आपकी एरोबिक से एनारोबिक की तरफ उसको चेंज करता है। अगर आप 90 से 95% आएंगे, तो वो क्या होगा, एनारोबिक ट्रेनिंग जोन में पहले एनारोबिक थ्रेशोल्ड था, जैसे आप ऊपर देखेंगे एरोबिक थ्रेशोल्ड है, बाद में एरोबिक ट्रेनिंग जोन है। नीचे आएंगे तो एरोबिक एनारोबिक थ्रेशोल्ड है, उसके बाद एनारोबिक ट्रेनिंग जोन है। ये इम्प्रूव्स एनारोबिक फिटनेस, यहाँ पे आपकी एनारोबिक फिटनेस को इम्प्रूव करता है। अब ये होती क्या है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप 95% से ऊपर आप जाएंगे, तो ये स्पीड ट्रेनिंग जोन होगा। ये ट्रेनिंग नियरली फ्लैट आउट, यहाँ पर आके आपकी मैक्सिमम जो है वो ये ट्रेनिंग का जोन है। इससे ऊपर ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। यूजली हम इसको 95% तक ही लेके चलते हैं। 95% से ऊपर लेके जाना वो सेहत के लिए हानिकारक भी हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो मामला हैं वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको ये 4 5 6 मुख्तलिफ जो है थ्रेश में डिवाइड किया गया ट्रेनिंग को। इसको ट्रेनिंग थ्रेश बोलते हैं, और ये बड़ा डिफिकल्ट सा इसको समझा जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारी जो है ये रीडिंग आ जाती है, और ये बाज़ इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, और कभी कभार इसके सवाल PPSC की भी जीनत बनते हैं। वहां पर आप देखते हैं FPSC में, PPSC में इनको अलग अलग जोन के नाम देकर जो है इससे देखा जाता है। अगर आपने ये स्लाइड नहीं पढ़ी हुई, तो आपको ना तो एनारोबिक ट्रेनिंग जोन का पता होगा, ना एनारोबिक थ्रेशोल्ड जोन का पता होगा। अब उसके नीचे लाइन भी लिखी हुई है, ये भी पता चल गया आपको भी इस पोजीशन में अगर वो फॉल करता है तो वो करता क्या है, तो उसका नाम क्या, ये भी आपको समझ आ गई। यहाँ से 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएंगे। तो उसके बाद आ गया रिवर्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, बहुत अहम है जी, और बड़ी सादा सी बड़ी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है। रिवर्सिबिलिटी अपने नाम से प्रिंसिपल बात है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है द एडेप्टेशन दैट टेक प्लेस एज रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट ट्रेनिंग आर ऑल रिवर्सिबल। जो भी आप एडेप्टेशन अपनी ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग के नतीजे में आप लेते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करते हैं, अपने अंदर तब्दीलियां लेके आते हैं, वो सारी रिवर्स हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, अभी अगर आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो वो जो है वो उसको रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि adaptation to endurance training can be lost more quickly than it takes to achieve them, while strength gains are lost more slowly.
अच्छा याद रखिएगा, एक चीज आप अब इसको महसूस करते होंगे, ये बाकी सारी वही है जो आपके साथ बीतती है, लेकिन उनके असूल जो है उनको पढ़ना जरूरी है। मतलब यहाँ पर उन्होंने बात की है कि एक ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग करके आप अपने अंदर जो भी तब्दीलियां लेके आते हैं, ये सारी रिवर्सिबल है, ये सारी वापस जा सकती हैं अगर आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो। दूसरी बात वो ये करता है कि ट्रेनिंग छोड़ने के बाद जो आपकी जो है ना इंडोरेंस ट्रेनिंग, वो आप उसको बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं, लेकिन उसको खो बड़ी जल्दी देते हैं। 2-3 हफ्ते की अगर आप उसमें ब्रेक ले आए, किसी इंजरी की वजह से, किसी हॉलीडे की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप ले आते हैं, उस जो ब्रेक की वजह से जो आपका नुकसान है, वो नुकसान इस तरह होगा कि आप अपनी इंड्योरेंस जो फिटनेस है सबसे पहले उसको खो देंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको लॉस करते हैं। मतलब कि अपनी जो ताकत आपके अंदर आ जाती है, एक होता है आपका स्टेमिना, इंड्योरेंस जो करता है आपके स्टेमिना को। आप महसूस करते हैं कि लगातार अगर आप फुटबॉल के 3 मैच खेल लेते हैं, लेट्स सपोज, या 2 मैच खेल लेते हैं, ये आपका स्टेमिना है। अगर आप 20-25 दिन की ब्रेक आप ले आएंगे उसमें, तो आप फौरन से पहले महसूस करेंगे भी एक मैच खेलने के बाद आप जो है वो आपका इंड्योरेंस उतना शानदार नहीं रहेगा। जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसकी अब आप स्ट्रेंथ के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग पढ़ाया हुआ है, इंड्योरेंस क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ वाले मामला जो है ये आपके थोड़े टाइम निकाल जाते हैं, ये स्लोली मतलब कि जाते हैं। वो जो एंडोरेंस है वो आपकी जल्दी जो है वो लॉस हो जाती है। ये आके मजीद पढ़ते हैं, द गेन्स यू मेक while training of a period of time can quite easily be lost if you stop frequently training. As general rule, the longer the build up, the slower the loss of adaptation. फिर जितना आप ज्यादा उस पर मेहनत करते हैं उतना वो स्लोली वो आपसे दूर जाती है, लेकिन जैसे ही आप किसी ट्रेनिंग को छोड़ते हैं वो वापस वहां पर होना शुरू हो जाती है। यू मस्ट कीप द ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आपको ट्रेनिंग मुसलसल करनी पड़ेगी अगर आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप ब्रेक लेके आते हैं किसी इंजरी की वजह से, किसी इलनेस की वजह से, किसी हॉलीडे की वजह से, यू नीड टू स्टार्ट अगेन एट अ लोअर लेवल। आपको फिर बुनियादी लेवल से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। मिसाल क्या है, द गेन्स फ्रॉम वेट ट्रेनिंग विल बी लॉस्ट इफ यू ट्रेन स्टॉप ट्रेनिंग। आपने जो हासिल किया वेट ट्रेनिंग से आप वो लॉस कर देंगे। कब? जब आप उसको छोड़ देंगे। दैट इज द बिग स्ट्रॉन्ग वेट लिफ्टर विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग व्हेन दे स्टॉप लिफ्टिंग वेट। तो जितना मर्जी बड़ा पहलवान है, वो जब वजन उठाना छोड़ देगा तो इसका मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमजोरी की तरफ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन की तरफ आएगा। आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर आ गया रिवर्सिबिलिटी, फिर कंटिन्यू है। 2-4 बातें और इस हवाले से लिखी हुई है। एज ट्रेनिंग इंक्रीजेज फिटनेस, सो नॉट एज ट्रेनिंग इंक्रीजेज फिटनेस, सो नॉट ट्रेनिंग डिक्रीजेज फिटनेस। वे कहते हैं जैसे कि ट्रेनिंग करना फिटनेस को बढ़ाता है, तो ना ट्रेनिंग करना उसको कम करता है। दिस विल हैपन इन ओनली 3 और 4 वीक्स। ये 3 से 4 हफ्तों में हो जाता है। दिस इज वाई फिटनेस लेवल्स आर लोअर फॉलोइंग इंजरी। इसीलिए इसीलिए जो है फिटनेस लेवल जो है इंजरी में लो हो जाता है। मसल्स विल आल्सो एट्रोफी वेस्ट अवे इफ दे आर नॉट यूज। मसल्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं जो आप अपनी बॉडी बनाते हैं ना, अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप उनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ये है जी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको पहले भी पता है भी। अगर आप ट्रेनिंग करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब यही है कि भाई आप जो है उसमें दोबारा आप अपनी कमजोरी की तरफ आएंगे, आपकी जो है परफॉर्मेंस वो पुअर हो जाएगी। ये अगर आप स्पोर्ट्स की डिग्री आपने ना भी की हो, आपने स्पोर्ट्स की डिग्री ना भी की, अब लोकल मैन ले मैन हो, तो आप क्या करेंगे जनाब? आपका वजन ज्यादा है, आप अपनी मर्जी से उल्टी सीधी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जैसी भी हो ना, वो अगर वो सिस्टमेटिक नहीं है तो इरेगुलर कर रहे हैं, जो जब आप ग्राउंड में जाएंगे ना, चाहे आप उल्टे सीधे काम शुरू कर दें, उसका फायदा आपको होगा। हम जो स्पोर्ट्स साइंसेज वाले हैं, फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, हम हर मसल की, हर जो बॉडी पार्ट की, हर एक चीज की, हर एंगल से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक तरकीब, हमें रूल्स का पता है, उसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं, उसमें स्पेसिफिक टाइम से हो जाता है, और हर चीज एक एक तरतीब से चलती है। अगर आपको तरतीब ना भी पता हो, मतलब आपको तरतीब ना भी पता हो, एक रूटीन होती है, बस सवेरे उठ के दौड़ लाया करो जनाब। अक्सर माने कहती हैं तो सवेरे उठ के मर जाकर। अब साइंस बार बार इसको नहीं भी मानती, सुबह उठ के खाली पेट भागने से ज्यादा फायदा नहीं होता। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके ऊपर बहस हम बाद में कर सकते हैं। तो आप अगर वैसे सुबह उठ के भागना भी शुरू कर देंगे ना, बेतुका सा, उसका भी आपको फायदा होगा। फिर आप कुछ दिन छोड़ देंगे, आपको दो सोचेंगे यार पहले बड़े स्मार्ट हो गए थे, फिर से मोटे होना शुरू हो गए। आप कहेंगे यार वो असल में ट्रेनिंग छाड़ दी थी ना यार, मैंने छोड़ दी थी ट्रेनिंग, इसलिए बस मैं दोबारा करता हूँ स्टार्ट में दोबारा फिर से। बात समझ आ रही है ना? मतलब इस चीज को आप पहले भी समझते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं भी है, अगर आप किसी चीज को छोड़ते हैं
तो इसका अंडरस्टूड एक तरीका कार ये है कि आप ऑटोमेटिकली जो है दोबारा उसी पोजीशन पर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक है ये आपकी रिवर्सिबिलिटी। आगे चलते हैं जी, वैरायटी या वेरिएशन, ये बहुत अहम है। मैंने आपको सर्किट ट्रेनिंग के दरमियान एक एग्जांपल दी थी कि ये गलती मुझसे हुई थी कि मैंने लगातार एक ही पोजीशन में 2-3 एक्सरसाइजेज लोअर बॉडी की रखी हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई थी। इंजरी भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा अब सूरत हाल क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन या प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी ये कहती है कि वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है जनाब। कोई तो मजा होना चाहिए ना, कोई डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। एक ही चीज देख देख के इंसान बोर हो जाता है। तो आप इस तरह के कोच हो एज ए कोच। अब यहाँ पर अगर हम फिलोसफी की बात करें तो कोच, इसकी कुछ मेन बातें हमने नहीं शुरू में नहीं पढ़ी, हमारे सवाल नहीं आते, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई। एक अच्छा कोच क्या होता है? वो एक मोटिवेटर भी होता है, आपको मोटिवेट करता है। एक अच्छा कोच होता है, इसमें वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज होती है, वो नॉलेजेबल पर्सन होता है। यही ना हो कि मुझे 4-5 एक्सरसाइज आती हो, आते साल बताओ जनाब जॉगिंग करें जनाब, जंपिंग जैक्स लगाएं, फला फला फला, फिर मखसूस एक्सरसाइज कर करके बंदा बोर हो जाता है। तो एक तो इसमें 3 चीजें लिखी हुई है, देखिएगा। दूसरा जो उसका बुलेट है, देखिए, अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम हैव बेनिफिट फॉर एथलीट्स। दीज इंक्लूड, एक वैरायटी एक्टिविटीज हैं वो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का बड़ी अहमियत का हामिल होती हैं। मतलब वो आपके मोटिवेशन को इम्प्रूव करती हैं, आपको प्रिवेंट करती हैं कहाँ से, बोर्डम से, बोर होने से। हेल्प ओवरकम प्रैक्टिस इन ट्रेनिंग, इसमें क्या कहते हैं कि आपके मुख्तलिफ जो आपके जो अप लेवल की जो है आपकी अचीवमेंट्स हैं या जो आप गोल है उसको अचीव करने में आपका हेल्प करता है। और ये क्या है, वैरायटी कैन बी एडेड टू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स। आप उसमें ट्रेनिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं, आप उसमें ट्रेनिंग की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, आप रेंज ऑफ गेम्स की ट्रेनिंग को चेंज कर सकते हैं, आप उसको एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं, उसका मेथड चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, उसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, आप उसकी पोजीशन अपर एंड लोअर बॉडी से चेंज कर सकते हैं। आप उसी एक्सरसाइज के अंदर और डिफरेंट तरह से उसको मॉडिफाई करके उसमें कोई ना कोई वैरायटी ला सकते हैं। बाय वेरिंग ट्रेनिंग मेथड्स वी कैन आल्सो रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरीज। ये वो बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई। ये काम करके हम क्या कर सकते हैं, हम इंजरी के चांस को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि मुझसे गलती हुई थी अपनी बीएस की क्लास में। अगर मैंने आपसे शेयर की हो तो यहाँ पर सबके ट्रेनिंग के हवाले से, चूज द स्पोर्टिंग एक्टिविटी एंड थिंक ऑफ मैनी ट्रेनिंग मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एक्टिविटी। आप कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसके हवाले से जितने भी ट्रेनिंग मेथड्स हैं आप उनको बुरे कार लाएं और देखिए कि इसमें कौन कौन सी चीज जो है उसमें उसको यहाँ पर उसको इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ ओवर ट्रेनिंग या इसको रेट्रोग्रेशन बोलते हैं, ये बड़ा अहम है। सिंपल सी बात है, जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, जब आप ओवर यूज हो जाते हैं, जब आप ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं एक रेस्ट के बगैर, एक 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 मतलब के एक तरतीब के बगैर, तो वो क्या होता है, वो उसकी इंप्रूवमेंट्स को स्लो कर देता है। या एक और चीज है, रेट्रोग्रेशन ये होता है कि एक्सेसिव जो ओवरलोड है ना जी, वो इंप्रूवमेंट को स्लो कर देता है। ठीक है जी। मतलब कि आप किसी बंदे पे यकदम ज्यादा वजन आपने शुरू में प्रोग्रेशन पढ़ा था, वो ये था कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उस पर वजन डालना है। उसका समझने दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा वजन डाल देंगे तो रेट्रोग्रेशन क्या अगर व्हेन हाईली इंटेंस सिंगल एक्सरसाइज बूट्स acute overloaded over extended time period, लंबे अरसे के लिए एक ही चीज को बार बार हाई इंटेंसिटी में करते रहेंगे, वो क्या होगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्सेसिव ओवरलोड ओवर टाइम इज कॉमनली रेफर टू एज क्रॉनिक कांस्टेंट ओवरलोड। जो कि एक्सेसिव या कांस्टेंट ओवरलोड है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपकी पावर को रिड्यूस करता है, एंड्योरेंस को रिड्यूस करता है, आपकी स्किल को लॉस करता है, आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आप कंपटीशन से डरते हैं, आप रिकवरी से डरते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपको फ्लो के लिए आप लैक ऑफ फ्लो पे आ जाते हैं, आपका मूवमेंट सही नहीं रहती। तो अचानक से ज्यादा मतलब एक्सेसिव ओवरलोड से आप इंजरी का बायस बनते हैं। ये भी असूल है कि आपने ज्यादा वजन किसी पर या ज्यादा बोझ किसी पर अचानक से नहीं डालना। रेस्ट एंड रिकवरी जी, ये बड़ा ओवरलुक्ड प्रिंसिपल है, हम अक्सर इस पर गौर करते हैं और नहीं भी करते। आपको पता है पीरियडाइजेशन में हमने पोस्ट सीजन का प्रॉपर एक तरीका रखा हुआ है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि रिकवरी जो है आपकी एक्टिविटी से 2 गुना ज्यादा टाइम रेस्ट का होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट इज द बेस्ट वे फॉर रिकवरी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ राइसिस पढ़ें, जो कि आपको पढ़ाया जाता है इंजरी एंड ट्रॉमा में पढ़ाया जाता है राइसिस में, तो पहला नफ्स आर से रेस्ट ही है।
तो हर सूरत हाल में जो है रेस्ट बड़ी अहम होती है। रिकवरी सेशन जो है वो आम तौर पर जो है नहीं रखे जाते हमारी ट्रेनिंग में, उनमें इनका लैक होता है, लेकिन ये रखना बेहद जरूरी है। ये बहुत इनकी अहमियत है। वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, ये वो बता दिया मैंने आपको, इट इज द रिकवरी सीजन दैट द एडेप्टेशन टू द ट्रेनिंग टेक प्लेस। ठीक है जी। लास्ट मैंने कहा हुआ है periods of low intensity activity will allow the body to adapt without increasing the stress place on it. These periods are excellent opportunities for work on technique and tactics। बड़ी अच्छी सी बात है। ये जो आपकी रेस्ट एंड रिकवरी है ये आपको टेक्निक और टैक्टिक्स के ऊपर सिखाने में अहम किरदार अदा करती है। आप रेस्ट देंगे तो वो अपना जो है मसल्स वो सारी चीजें वो रिकवर हो सकती हैं, वहां पर सारे मामला अच्छे हो सकते हैं। रेस्ट एंड रिकवरी जो प्रिंसिपल है ये बड़ा अहम है। ये जो डिमेंशनिंग रिटर्न है ये मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट साहब का फेवरेट प्रिंसिपल है। ठीक है। अक्सर औकात अगर आप साइंटिफिक कोचिंग की बात कर रहे होते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू में इस बारे में पूछ लेते हैं। आज भी एक इंटरव्यू था, आज भी एक इंटरव्यू था FPSC का लाहौर में। ठीक है जी। 3 सीट्स आई हुई थी, 9 बंदों ने क्वालिफाई किया था। मेरे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए। आज उनका इंटरव्यू था। तो आज के दिन भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वादत रोड के ऑफिस लाहौर में लेक्चर के लिए ये स्लाइड जो आपके सामने खुली हुई है इससे भी सवाल आया। बाकी और भी आए हैं साइंटिफिक कोचिंग के। ये जो सामने आपकी स्लाइड खुली हुई है डिमिनिशिंग रिटर्न की, इसके ऊपर सवाल किया गया है। A very unfit person leads to rapid adaptation and achieve quick changing in performance। एक जो बड़ा अनफिट पर्सन है ना जी, एक अट्टा कट्टा मोटा ताजा ओवरवेट बंदा है, आप उसको ले आए, उसकी ट्रेनिंग करवाएं, वो जनाब फौरन से पहले उसके अंदर जो है रैपिड अडेप्टेशन आएंगी। वो अचीव करेगा क्विक चेंजेस फौरन से पहले अपनी परफॉर्मेंस में। एज ही गेट प्रोग्रेसिवली फिटर ही मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द अडेप्टेशन प्रोसेस विल बी स्लोअर। जैसे जैसे वो बंदा जनाब फिट होता जाएगा उसकी जो है परफॉर्मेंस जो है या उसकी जो अडेप्टेशन प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा। इंप्रूवमेंट रेट बिकम्स लोअर लोअर एज द फिटनेस गेट्स बेटर एंड बेटर। जैसे आपकी फिटनेस अच्छी से अच्छी होती जाती है वैसे क्या वैसे जो आपका इंप्रूवमेंट रेट है वो कम होता जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग रिटर्न ये रूल है और ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था 100 मीटर रेस के हवाले से। ठीक है। कि आपको मैंने और मुख्तलिफ मामला करके मैंने आपको बताया था। आपकी बॉडी बिल्डिंग के एक बंदे ने कहा था मुझे सर ये कैसे एंड पे कैसे हो जाएगा। मैंने कहा आपको आगे बताएंगे, एक रूल भी है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये जैसे जैसे आप अपनी परफेक्शन की तरफ जाते हैं आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो स्लो होना शुरू होती है, लेकिन जो आपका फिटनेस जो है वो आप अच्छी से अच्छी होना शुरू हो जाती है। मतलब आप वेट कम कर रहे हैं, अपना वेट की मिसाल हम लेते हैं। आपका आप ओवर वेट है, आप वेट कम करते हैं, आप एक हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, आपको 2 3 4 किलो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे, आप नॉर्मल बॉडी पे आएंगे, वैसे वैसे वो आपके लिए जो है हालात मुश्किल होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो है अडेप्टेशन जो है प्रोसेस वो स्लो होता जाएगा। ये है डायमेंशनिंग रिटर्न। मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन बड़ी आसान है जी, बड़ी सादा सी बात है कि मेजरमेंट का वो तरीका कार है जिसके जरिए हम अंदाजा कर सकते हैं कि हम कहाँ पहुंच गए। अब एक्यूरेट एवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमें बताता है कि हमारी क्या प्रोग्रेस है। इसकी बुनियाद के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी जरूरियात के मुताबिक। ठीक है। कंपटीशन उससे है मेरी, कंपटीशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन ये होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए या उसमें कुछ तब्दीली लाने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए कंपटीशन से अच्छी चीज कोई भी नहीं है। आप वो कंपटीशन किसी क्लॉक के अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट कर सकते हैं, पर्सनल टारगेट दे सकते हैं कि आपने इतना कम या ज्यादा करना है, कोई रेजिस्टेंस दे सकते हैं या किसी दूसरे प्लेयर के साथ। इन 3 4 वजूहत आप उसको टाइम से कर सकते हैं, किसी प्लेयर से, या तो अकेला बंदा है। ठीक है जी। आप उसे कहते हैं कि आपने अगर आप एक काम 20 सेकंड में कर रहे हैं, आपने वो करना है 15 सेकंड में, आपने क्लॉक दे दिया, उसको पर्सनल टारगेट दे दिया कि आपने इतने दिन में ये काम करना है, या उसकी अगेंस्ट को रेजिस्टेंस लगा दी, या उसके मद्दे मुकाबले को दूसरा प्लेयर खड़ा कर दिया। इन 4 वजूहत, इन 4 चीजों की बिना पर हम क्या कर सकते हैं, ये जनाब आप कंपटीशन करवा के उसका उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ टीडीएम जिस तरह वो डायमेंशनिंग रिटर्न इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे ये टीडीएम भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल भी आता है और ये सवाल वही आता है जो नीचे येलो कलर में लिखा हुआ है ना, यही सवाल वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं अक्सर। व्हाट्सएप पूछ लेते हैं और लोग भी पूछ लेते हैं, मतलब जो पैनल में होते हैं। ठीक है जी। सुनिएगा अब इसको गौर से सुनो। When planning a training program, it is important to vary the training a bit to prevent performance become bored। आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब आपने पहले बताया कि आप उसको ना जी
तब्दील करके बनाते हैं ताकि कोई बंदा बोर ना हो जाए। इस एवरी ट्रेनिंग सेक्शन इज द सेम ए परफॉर्मेंस कैन लूज एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन फॉर ट्रेनिंग। आप अगर उसको देखते हैं कि वो एक ही सारा सारा प्रोग्राम सेम है, तो उसमें क्या है, वो अपना जोशो जज्बा जो खरोश खो देते हैं और मोटिवेट नहीं होते। यू शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग पैकेज ऑफ और वेरी टाइप ऑफ एक्टिविटी। आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ जो है भाई जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए ताकि वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अब टीडीएम और वेरिएशन तकरीबन मिलता जुलता है मामला, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है। ट्रेनिंग फॉर इंडोरस इवेंट कैन बी पर्टिकुलरली बोरिंग। टीडीएम इज लेस ऑफ अ प्रॉब्लम इन टीम स्पोर्ट्स। जो है जो इंडोरस इवेंट्स हैं उनमें ये बड़ा बोरिंग होता है कि आपको एक ही काम लंबे अरसे करना पड़ता है। टीम इवेंट में इसका कम प्रॉब्लम होता है ये टीडीएम का। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो समझ आ गई, आपने प्लान करना है, आपने डिफरेंट चीजें प्लान करनी है, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन करने हैं ताकि वो परफॉर्मेंस जो है वो बोर ना हो, उसका मोटिवेशन लेवल अप रहे। अब नीचे लिखा हुआ व्हाई कैन इट समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू अवॉइड टीडीएम व्हाइल ओबेइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी। कभी कभार आपको लगता नहीं है कि यार ये मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने एक तरफ कहते हैं कि हमने स्पेसिफिक भी रहना है स्पोर्ट्स के, ये भी तो रूल है ना, और दूसरी तरफ जो है आपने उसको टीडीएम भी कहते हैं, बंदा बोर ना हो जाए। अब यहाँ पर इसका जवाब ये बनता है कि जनाब अगर आपका स्पेसिफिक, आपका ये रूल, आपकी ये डिमांड है कि आपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक उसको एक्टिविटीज करवानी है, तो ये जरूरी तो नहीं कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज थोड़ी सी है। आप उसमें नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग सेशंस हैं या नंबर ऑफ ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं उनको रखेंगे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ही। मतलब अगर आपने किसी की लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है फुटबॉल के लिए, तो आप उसको रखेंगे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ही। लेकिन उसके अंदर जो ट्रेनिंग के सेट्स हैं या उसके अंदर जो परफॉर्म करने वाली चीजें हैं उनके अंदर तब्दीली लेके आएंगे ताकि बंदा बोर ना हो। इसका ये जवाब बनता है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन, ये एक सिंपल सी बातें हैं, ये प्रिंसिपल है कि बंदे का कमिटेड होना, उसका इन्वॉल्व होना, उसके एथलीट लाइफ का कंट्रीब्यूट करना प्रॉपर तरीके से, उसकी जो है कामयाबी का सबसे बड़ा राज होता है। उसकी विलिंगनेस पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका मूड, उसकी मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो है बड़ी अहमियत का हामिल होती हैं। ये आखिरी दो चार बातें हैं, ये आपको पहले भी पढ़ा दी गई हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक जो एनर्जी सिस्टम है इसको भी रूल कहा जाता है। एरोबिक वो होती है जिसमें आप एक्सटर्नल सोर्स से जो है ऑक्सीजन लेते हैं, मींस रिस्पिरेशन विद ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कि आपके लॉन्ग ड्यूरेशन जितने भी आपके होते हैं कंपटीशन होते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं या आपके इवेंट्स होते हैं, सारे एरोबिक्स होते हैं। और एनारोबिक मीन रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। भी एक सवाल अक्सर हम लोग ना जी बचकाना सवाल ये करते हैं, सिर्फ 100 मीटर जब हम भाग रहे होते हैं सांस तब भी ले रहे होते हैं 10 सेकंड में ना, जैसे गोला फेंक रहे होते हैं सांस तब भी ले रहे होते हैं, जेवलिन फेंक रहे हैं सांस तो ले रहे हैं। भाई सांस आप हल्का फुल्का ले रहे हैं, लेकिन जो आपका हार्ट जो है वो आपकी सप्लाई दे रहा है, वो आपके अंदर जो ऑक्सीजन है उससे काम कर रहा है, क्योंकि वो आपके चंद एक सेकंड्स की एक्टिविटी होती है। वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक ये होती है जहां से आप एक्सटर्नल सोर्स से ऑक्सीजन आप ले रहे होते हैं। ये जी आपके ये दोनों ही हो गए। ये है 18वां, लास्ट है जी बट नॉट लीस्ट। ये वही बातें हैं जो पीरियड वेरिएशन में हमने की थी, ऑफ सीजन, प्री सीजन, इन सीजन एंड पोस्ट सीजन, चारों को बयान किया गया है। ये भी एक कानून होता है, इस सीजन में ये करना है, इसमें ये करना है, और इनमें क्या करना है और पोस्ट में क्या करना है आपके सामने है। क्योंकि इससे पहले हम सारा जो टॉपिक हमारा वो पीरियड वेरिएशन पे था, कि हमने आपको वन बाय वन बताया कि ऑफ सीजन में क्या होता है, प्री में क्या होता है, इन में क्या होता है और पोस्ट में क्या होता है। ये भी एक कानून है कि इस कानून के तहत आप ट्रेनिंग करवाते हैं। पीरियड वेरिएशन एक टॉपिक भी है, लेकिन ये एक रूल्स ऑफ ट्रेनिंग भी है कि इस रूल्स के, इन रूल्स के तहत जो है आप अपने काम करते हैं। ये इनके रेफरेंसेज हैं जो आपको सारी बातें बताई गई हैं। होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया।